देखिए साइंस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि प्रीलिम और मेंस में इसका बहुत योगदान है, ठीक है। और प्रीलिम्स में इसके सवाल जो है बहुत स्ट्रेट आते हैं, मतलब कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको उसके बारे में जानकारी होगी तो आप सवाल को सही कर लेंगे, जानकारी नहीं होगी तो सवाल सही नहीं कर पाएंगे। बस दो मुद्दा है। बाकी और बहुत सारे ऐसे पोर्शन है, जैसे इतिहास हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, कई बार हमको सवाल आता है फिर भी उसमें इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि हम जवाब नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है, ठीक है। आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसका जो सवाल है वो कितना स्ट्रेट होता है। अगर आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में पता है तो वो सीधा सीधा सवाल पूछेगा, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उनका क्या अनुप्रयोग है हमारे जीवन में, ठीक है। तो जब हम आरएसएस डेवलप करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि हमें संचार उपग्रहों के बारे में बातचीत करनी है। खास करके जो इसरो ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, उन्हीं सारे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे सामने आता है, जिसने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, वो है इनसैट, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इनसैट। यही यही वो समय है, यही वो एक टाइम था जिसके बाद से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की अपने क्षेत्र में। और उसके बाद से आपने देखा कि कितना डेवलपमेंट भारत ने किया। इसरो एक ऐसा नया इंस्टीट्यूट उभर कर सामने आया कि दुनिया भर के जो देश हैं उन्होंने अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो इसरो से ही लॉन्च कराने का काम कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इसरो बहुत ही कम पैसे में लॉन्च कर देता है। जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है, जैसे अगर एक फिल्म की बात करूं, अवतार नाम की एक फिल्म आई थी, ठीक है, वो जितने बजट में बनती है उतने बजट में भारत जो है मंगलयान और चंद्रयान जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, उतने में कवर कर लेता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने सस्ते में भारत, और वैसे पता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिरा हुआ है, कहाँ 85 रुपए और $1, तो सस्ता तो है ही, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इनसैट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जिन लोगों ने क्लास पहले नहीं करी हुई है सैटेलाइट्स के बारे में, उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हर क्लास से पहले करता हूँ, तो यहाँ भी समझ लीजिए। ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हालांकि नासा ने अपने पोर्टल पर ये लिखा हुआ है, उन्होंने, नासा का अपना एक ब्रांच है जो बच्चों को साइंस सिखाता है, तो नासा ने लिखा हुआ है कि तारे भी उपग्रह, तो ग्रह जिसको हम बोलते हैं कि भाई अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ग्रह है ना। लेकिन वहां पर नासा ने कहा है कि अर्थ जो है, अर्थ भी एक उपग्रह ही है। क्यों? क्योंकि वो तारों का चक्कर लगा रही है। मतलब सैटेलाइट्स वो हैं जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। शनि के बहुत सारे चंद्रमा है जो शनि का चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पति के बहुत सारे चंद्रमा है जो बृहस्पति का चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपने से बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा हो, तो हम उसे सामान्य शब्दों में क्या बोल देंगे? सैटेलाइट। इस आधार पे अगर हम सैटेलाइट को बांटे तो वो दो प्रकार के होंगे। एक तो नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, जो ऑलरेडी ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। एग्जाम्पल के रूप में चंद्रमा, वो पृथ्वी का पहले से ही चक्कर लगा रहा है, उसको आदमी ने तो बनाया नहीं है, ठीक है। अभी अलग बात है कि आर्टिफिशियल मून बनाने के चक्कर में चाइना पड़ा हुआ है, वो दूसरी चीज है। लेकिन जो, जिसको हम चंदा मामा कह के बुलाते हैं, वो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, ठीक है। और बचपन से हम उनके साथ खेलते आए हैं गेंद की तरह, ठीक है। दूसरा, ये तो प्राकृतिक उपग्रह हो गए। दूसरे कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं, जो आदमी बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। और मनुष्य क्यों बना रहा है? अपनी जरूरत के लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में उपग्रहों का क्या योगदान है? तो अगर आप बेसिक तौर पर देखें, जो मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, थोड़े देर बाद ये यूट्यूब पर लग जाएगी, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? अगर सैटेलाइट्स नहीं होते तो क्या ये क्लास यूट्यूब पर जा पाती और आप लोग ये क्लास देख पाते?
नहीं देख पाते। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये हो गया। फिर अभी आप इस क्लास से फ्री होंगे, उसके बाद रील्स देखना शुरू कर देंगे, तो रील्स भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, कोई ना कोई सैटेलाइट मदद कर रहा है उसमें, जिसको हम संचार उपग्रह बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दे आर हेल्पिंग अस टू वॉच टू मेनी रील्स। ये अलग बात है कि रील्स देखने के चक्कर में हमारा जो है दिन वो खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार के सैटेलाइट समझ में आ गए, एक तो नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आर्टिफिशियल। तो हम बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ही बात करेंगे, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे लॉन्च किया जाता है, उनके लॉन्च व्हीकल कैसे होते हैं और कौन कौन से उसमें टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। बेसिक स्पेस टेक्नोलॉजी में यही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बार आपको बचपन से बताया गया होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो होता है वो बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है और बहुत कठिन होता है। जो फिजिक्स के अच्छे जानकार हैं वही ये समझ पाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का भ्रम है। ये भ्रम आपको क्लास करते हुए दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सच बताएं तो जो साइंस और आर्ट जो दोनों लोग पढ़े हुए हैं, उनमें से किसी को कोई आइडिया नहीं है इसका। तो दोनों लोग एक ही खेत के बराबर हैं, मतलब प्लेन है एकदम। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा आ रहा है किसी को कम आ रहा है। समझ आ रही बात? तो इनसैट प्रोग्राम पर आते हैं। इनसैट प्रोग्राम वो भारत में संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसकी मदद से भारत में संचार को और ज्यादा डेवलप किया गया। जैसे आपने डायरेक्ट टू होम सर्विस देखा है, डीटीएच से फोन कॉल्स देखे हैं, मोबाइल नेटवर्क देखा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो संचार उपग्रहों के द्वारा ही जो है पॉसिबल की गई है। तो जैसे संचार तथा मौसम उपग्रह जो होते हैं, उनको इसके अंतर्गत हम ऑर्बिट्स में छोड़ते हैं। और भारत का जो पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है उसका नाम है एप्पल। 1981 में इसको छोड़ा गया था, ठीक है। एप्पल नाम का उपग्रह जो है संचार उपग्रह है, उसको 1981 में जो है छोड़ा गया था। बस खासियत ये है कि इसकी डिजाइन, इसकी संरचना और इसकी गुणवत्ता जांच जो है वो अंतरिक्ष प्रायोगिक सेंटर से की गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं SAC, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहाँ पर वो अनुप्रयोग नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ लिख दिया है अंतरिक्ष सेंटर। एक्चुअली में इसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके द्वारा ही इस सैटेलाइट की जांच की गई थी, उसकी गुणवत्ता की जांच हुई थी। और एरियन फर्स्ट या एरियन 1 नामक प्रक्षेपण यान से इसे लॉन्च किया गया। देखो, अभी मैंने शब्द यूज किया प्रक्षेपण यान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ऊपर कोई चीज लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपके पास कोई यान होना चाहिए ना। समझ आई बात की नहीं? जैसे मान लो तुम हवा में उड़ना चाहते हो, तो पंख तो दिया नहीं भगवान ने, तो जब ईश्वर ने पंख नहीं दिया तो कैसे उड़ोगे? कोई ना कोई साधन होगा ना। तो साधन जो है जैसे रॉकेट के साथ उड़ जाओ, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन भारत आने वाले वर्षों में मनुष्य के साथ अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है, भेजेगा। तो लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं उन्हीं से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो ये आपका स्पेस, जैसे मान लो इसरो की कोई जगह है और यहाँ पे लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं, ऐसे करके होते हैं। हालांकि मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, बस आपको बताऊंगा। और आपने देखा होगा बीच में ऐसे रॉकेट रखा होता है, ठीक है, और यहीं से रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और ये जो पूरा है यही है लॉन्च व्हीकल। और जहां से उड़ाया जा रहा है उसको लॉन्च पैड बोलते हैं, ठीक है। जहां से उड़ाया जा रहा है वो है लॉन्च पैड, मतलब वो जगह है। और जिसके साथ उड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? लॉन्च व्हीकल। समझ आ गई बात नहीं? चलिए, धीरे धीरे करके और समझ में आएगा आपको। और यही है वो, यही सैटेलाइट है वो, ठीक है, जिसका नाम है एप्पल। इंडिया फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च्ड, ठीक है। अब एक शब्द और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका नाम है जियो स्टेशनरी या भू स्थैतिक। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इस बारे में पता होगा कि ये क्या है। ये एक कक्षा है जो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, या उससे कम भी या उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। या ऐसे सोचो कि उसके बराबर या उससे कम। उसके ऊपर जाएंगे तो वो हायर अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, HEO जिसको बोलते हैं। तो उसी स्थान पर इसको छोड़ा गया। चूंकि ये संचार उपग्रह है ना, तो जो संचार उपग्रह होता है उसको अक्सर करके जियो स्टेशनरी में ही छोड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि संचार उपग्रह क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, उनको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक निश्चित समय पर पहुंचना होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में सोचो कि
रोज 9 बजे एक सीरियल आता है, अब वो कोई भी सीरियल हो सकता है, जैसे मान लो आज 9 बजे आया, फिर कल कल भी 9 बजे आएगा, परसों भी 9 बजे आएगा, सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, ये कैसे आ रहा है सेम डे पर उसी टाइम पर? हमको कोई सैटेलाइट तो चाहिए ना उस टाइम पर जो भेज पाए वो। तो इसका मतलब वो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब जियो स्टेशनरी में वो रहेगा, और जियो स्टेशनरी में रहेगा तो पृथ्वी के एक निश्चित पॉइंट पे वो हमेशा बना रहेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में समझो, थोड़ा क्लास हो सकता है इसकी वजह से लंबी हो जाए लेकिन समझना जरूरी है। जैसे देखो, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है? विषुवत रेखा, इक्वेटर है। तो अक्सर करके जियो स्टेशनरी या भूस्थैतिक जो कक्षा है वो इक्वेटर के ऊपर ही होती है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही वो सैटेलाइट नाचेगा, नाचेगा नहीं मतलब चक्कर लगाएगा इसका, ठीक है। तो वो जो चक्कर लगाएगा, सोचो कि मान लो ऐसे पृथ्वी घूम रही है और इसी के साथ साथ सैटेलाइट भी सेम स्पीड में घूम रहा है, तो इसका मतलब हमेशा एक पर्टिकुलर स्थान के सामने ही रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं बात? मतलब जैसे मान लो एक स्थान यहाँ चूज कर लो और इसी के सामने सैटेलाइट ऐसे नाच रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो वहीं पर तो रहेगा ये। तो जब उसी स्थान पर रहेगा तो इसका मतलब कनेक्शन करने में आसानी होगी, संचार करने में आसानी होगी, ठीक है। इसीलिए अच्छा, ये एक सवाल ये भी है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई ही क्यों तय की गई? कारण ये भी है ना कि आखिर क्यों 35,786 किलोमीटर ही क्यों चुना गया? उसका भी रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सैटेलाइट पृथ्वी से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो परिक्रमा करने की स्पीड है, या ऐसे सोचो कि परिक्रमा करने का जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं? और बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें, मान लो कोई उपग्रह जो है वो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वो पृथ्वी को 8 मिनट में जो है एक चक्कर मार देगा, ठीक है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। अब उसकी दूरी बढ़ाते चली जाओ, तो जब दूरी बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी जो रिवोल्यूशन करने का या उसका जो परिक्रमा करने का समय है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो 35,786 किलोमीटर वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई पर वो उपग्रह पृथ्वी का एक परिक्रमा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं वन साइडेरियल डे, मतलब यही असली समय है अपने अर्थ के रोटेशन का, कि एक जो हम बोलते हैं ना 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है, एक्चुअली में वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। बात समझ में आई? वही असली रोटेशन है, और लगभग 1 डिग्री का अंतराल होता है। जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है ना, तो जो 4 मिनट बच रहा है वही 1 डिग्री का अंतर है। तो लगभग यही समय है, इसी समय पर ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो जितनी स्पीड में पृथ्वी घूम रही है उतने ही अगर परिक्रमा की स्पीड वैसे ही जो है अगर सैटेलाइट का हो तो हमेशा एक ही स्थान को पॉइंट करेगा वो ना, तो इससे क्या होगा? संचार आसानी से हो जाएगा। अगर वो बार बार स्थान बदलेगा तो फिर जो आपने एंटीना लगा रखा है अपने छत पे उसको बार बार सिग्नल नहीं मिलेगा ना। जैसे मान लो आज आ गया फिर परसों वो सैटेलाइट सामने आएगा, तो फिर आज सिग्नल आने के बाद परसों वो सिग्नल आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? और अगर रोज रोज वही हो रहा है तो सिग्नल रोज मिलेगा, तो रोज आपको टीवी देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स है, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन अब कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। चलिए, भारत के उपग्रह संचार कार्यक्रम को वास्तविक ऊंचाई भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली या सैट के साथ मिली, ठीक है। इसके तहत सभी उपग्रहों को भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। और देखो ये भी ध्यान रखो, जब हम बात करेंगे संचार उपग्रह तो अक्सर आपको ये सुनाई पड़ेगा कि ऐसे उपग्रहों को हम भू-स्थैतिक कक्षा में ही स्थापित करेंगे, और कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी अभी कारण डिस्कस मैंने किया कि उससे एक स्थान जो है वो कंटिन्यू उसी स्थान पर वो बना रहेगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर 3 ऐसे सैटेलाइट हम लॉन्च कर दें तो लगभग पूरी पृथ्वी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पृथ्वी जैसे 8 घंटे का है कि 8 1/3 कवर कर लेगा, जो है जैसे एक सैटेलाइट अगर हम भू-स्थैतिक कक्षा में लगा दें तो 1/3 हिस्सा पृथ्वी का कवर करेगा, तो जब हम 3 सैटेलाइट लगा देंगे तो लगभग पूरा कवर कर लेगा, ऐसा कहा जाता है। और ये सच भी है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है।
तो थोड़ा बहुत रोटेशन में अंतर आ जाएगा, रिवोल्यूशन में अंतर आ जाएगा, बिल्कुल अंतर आएगा। या ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। प्रेसेशन एक चीज होती है कि जब कोई उपग्रह ऐसे घूम रहा है तो अपना स्थान भी थोड़ा बहुत तो चेंज करता है ना। जैसे अगर लट्टू नचा रहे हो तो लट्टू हमेशा एक ही जगह थोड़ी ना घूमेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ डिग्री का अंतराल आएगा ना। तो ऐसे ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना एग्जैक्ट कोई वो नहीं है कि अगर 1 घंटा ऊपर नीचे कर दें, थोड़ा बहुत चलता है, दूरी बहुत ज्यादा है ना, तो उस दूरी पर थोड़ा बहुत अंतराल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पहले सैटेलाइट की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं इनसैट 1A। शब्द का अर्थ समझ लीजिए, इनसैट 1A का मतलब क्या हुआ। इनसैट का तो मतलब आपको पता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। 1 का मतलब पहला पीढ़ी हो गया, और चूंकि ये पहला उपग्रह है तो ए हो गया, ठीक है। ये प्रथम पीढ़ी का उपग्रह है, संचार उपग्रहों में ये पहली पीढ़ी है, इसलिए इसका नाम हो गया इनसैट 1A। समझ आई। हालांकि ये प्रयोग असफल रहा था, ये फेल हो गया था, ठीक है। ये उपग्रह किसी कारणवश फेल हो गया, ऐसे समझ लो टेक्निकल रीजन की वजह से खराबी आ गई इसमें, तो ये पूर्ण रूप से या ऐसे बोलो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर समझिए, अब ये प्रथम पीढ़ी का है। तो इनसैट श्रृंखला का पहला सफल उपग्रह इनसैट 1B था। 1A मैंने बताया कि असफल हो गया, तो 1B जब छोड़ा गया, जब स्थापित किया गया, तब ये सन 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी खासियत क्या थी, इनसैट 1 उपग्रहों का जो डिजाइन है वो तैयार तो इसरो ने किया था, ठीक है। किसने तैयार किया था, इसका डिजाइन इसरो ने तैयार किया था, परंतु इसका निर्माण जो है वो अमेरिकी कंपनी ने किया था। एक फोर्ड नाम की कंपनी थी, ठीक है, उसी कंपनी ने ऐसे जो है सैटेलाइट्स का निर्माण किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि इनसैट उपग्रहों का जो उद्देश्य है वो है दूर संचार, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये संचार उपग्रहों की खासियत होती है, ठीक है। और ये जो इनसैट उपग्रह है उनका मेन उद्देश्य यही है कि दूर संचार करना, टेलीकम्युनिकेशन करना, प्रसारण, जैसे टीवी पर प्रसारण, रेडियो पर प्रसारण जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। मौसम विज्ञान भी हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है, मौसम विज्ञान भी समझने में आसानी होगी। और दूसरी चीज, आपदा प्रबंधन जैसी सेवाएं जो है वो प्रदान करने की बात इस उपग्रहों में करी गई। तो जैसे जब कोई उपग्रह भेजा जाता है तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य हो, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। अब अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात ही कर रहे हैं तो उसमें टेलीमेडिसिन भी तो आ सकता है, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, आज के जमाने में ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अब ये 2 उपग्रह दिए हैं, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि जो इनसैट 1A है 1982 में जो है प्रक्षेपण, इसका प्रक्षेपण मतलब लॉन्च किया जाना, ठीक है। और परिणाम क्या रहा इसका, असफल रहा। जो इनसैट 1B है वो 1983 में प्रक्षेपित किया गया और इसका परिणाम क्या था, सफल। फिर इनसैट 1C 1D ये 88 में गया और 1990 में आंशिक रूप से असफल रहा, और ये पूरी तरीके से सफल रहा। आंशिक रूप से असफल का मतलब कुछ उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और कुछ उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा, तो इसलिए आंशिक रूप से असफल हुआ। तो अब आपको मेरे हिसाब से इनसैट अगर कहीं भी करंट अफेयर में कोई नाम आएगा तो आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगी कि आखिर ये इनसैट 1A क्या है, 1B क्या है, 1C क्या है। इनसैट का मतलब हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो गया, और 1 का मतलब प्रथम पीढ़ी, और C मतलब ये तीसरा उपग्रह है, ठीक है। ABCD करके ऐसे ही बनाया जाता है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पीढ़ी के इनसैट उपग्रह के विकास की बात करते हैं। ये तो अभी तक प्रथम पीढ़ी का था, ठीक है। तो अब दूसरी पीढ़ी की खासियत समझिए कि यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इस मायने में थी कि 2000 किलोग्राम से अधिक वजन के उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण स्वयं इसरो ने किया। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हमने ये देखा था कि डिजाइन तो इसरो ने तैयार किया परंतु निर्माण किसी अमेरिकी कंपनी ने किया। लेकिन ये जो दूसरी पीढ़ी के उपग्रह हैं इनसैट के, इनका निर्माण भी जो है इसरो ने ही किया और डिजाइन भी जो तैयार किया वो इसरो ने किया। ये इस मामले में भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी। अरे भाई, अगर भारत जैसे देश में जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे और अभी भी विकासशील श्रेणी में ही है, अगर उस समय ये किसी सैटेलाइट को बना भी रहा है, निर्माण भी कर रहा है और उसका डिजाइन भी तैयार कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है, ठीक है। तो
ये निर्माण और डिजाइन दोनों तैयार किया गया इसरो के द्वारा। और वर्ष 1992 से लेकर 1999 तक एरियन 4 एक लॉन्च व्हीकल होता है, वो कहां पर पाया जाता है? फ्रेंच गुयाना में है। तो फ्रेंच गुयाना आपको पता होगा, ये नॉर्थ अमेरिका से जब नीचे की तरफ जाएंगे साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में पूर्वी तट पर ये फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। ये यूरोपियन टेरिटरी का हिस्सा है वहां पर, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियन 4 नामक एक रॉकेट था, उसी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया 1992 से लेकर के 1999 तक, मतलब 1992 से 1999 तक सारे जितने दूसरी पीढ़ी के रॉकेट सैटेलाइट्स थे उनको यहीं से भेजा गया, ठीक है। एरियन 4 क्या है? एरियन 4 एक लॉन्च व्हीकल है, या ऐसे बोलो कि रॉकेट है जो वहां पर भेजा गया, ठीक है। समझ में आई बात? तो लॉन्च वही ये एरियन 4 कहाँ है? फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना अगर आप लोगों ने मैप में पढ़ा होगा तो फ्रेंच गुयाना की स्थिति आपको अच्छे से पता होगी कि साउथ अमेरिका के पूर्वी हिस्से पर एक छोटा सा हिस्सा है जो यूरोपियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इतनी बात, ये वही रॉकेट है दूसरी पीढ़ी के, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो दूसरी पीढ़ी के रॉकेट्स हैं इनकी क्या उपयोगिता है, क्या खासियत रही है। यह भारत में बनाया गया था, ये तो आपको पता ही है। और यह भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू स्थिर उपग्रह है, ठीक है। इसका वजन ईंधन प्रोपल्सन समेत, मतलब प्रोपल्सन मतलब होता है ईंधन, कि मतलब देखो कोई भी सैटेलाइट जो होता है या रॉकेट होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो पेलोड होता है, पेलोड मतलब वो चीज जो मेन है, जो मुख्य रूप से जिसको हमें भेजना है, सैटेलाइट जैसे सैटेलाइट, ठीक है, वो क्या है? वो पेलोड होता है। और दूसरा होता है ईंधन, जिसके हेल्प से हम उसको ऊपर भेजते हैं। तो दो हिस्सा हो गया ना। तो दोनों हिस्सों को मिला करके इसका वजन 1906 किलोग्राम के करीब में था, मतलब काफी वजनी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें मौसम संबंधी बदलावों को देखने के लिए रेडियोमीटर भी लगा हुआ था। यह दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज और बचाव, मतलब कि कोई चीज खोजी जा रही हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस और आपदा चेतावनी जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका जो मिशन है वो 7 साल का था, मतलब इसकी लाइफ जो थी वो 7 ईयर्स थी। भाई सैटेलाइट की लाइफ होती है अपनी, कि मतलब हाँ कितने समय तक वो काम करेगा। तो 7 साल का इसका जो है वो लाइफ था। यह इनसैट 1 की तुलना में बेहतर तरीके से संचार कर सकता था। वैसे भी जब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इसका मतलब ही क्या है कि पहली पीढ़ी से ज्यादा डेवलपमेंट होगा दूसरी पीढ़ी में, तो इस पीढ़ी में पहली पीढ़ी से ज्यादा विकास हुआ था। अब इसमें देख लीजिए इनसैट 2A। अब इनसैट 2A समझने में तो कोई बड़ी चीज है नहीं। 2 मतलब सेकंड पीढ़ी, ए मतलब उसका पहले नंबर का उपग्रह। ये 1992 में प्रक्षेपित किया गया और इसका परिणाम भी क्या निकला? सफल रहा। इनसैट 2B 1993 में प्रक्षेपित हुआ, परिणाम क्या रहा? सफल। इनसैट 2C जो है उसको 1995 में प्रक्षेपित किया गया और परिणाम क्या रहा? सफल। फिर इनसैट 2D इसको 1997 में प्रक्षेपित किया गया एंड रिजल्ट फेल्योर हो गया टेक्निकल रीजन से। फिर इनसैट 2E, ठीक है, इनसैट 2E जो है 1999 में भेजा गया और वो सफल रहा, ठीक है। तो ऐसे लगभग सारे उपग्रह जो है एक प्रकार से मानो कि सफल ही थे, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तीसरी पीढ़ी के जो इनसैट उपग्रह है उनका विकास, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो तीसरी पीढ़ी के उपग्रह है उनमें और ज्यादा डेवलपमेंट था, ठीक है। अब इनसैट उपग्रह सेवाओं को मजबूत करने के लिए इसरो ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में इनसैट 3 सीरीज के तहत तीसरी पीढ़ी के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, ठीक है। और इस पीढ़ी के उपग्रहों का जो उद्देश्य मुख्यतः व्यापार, संचार और मोबाइल संचार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जो डायरेक्ट टू होम जिसको आप डीटीएच बोलते हैं, और डेटा संचार, ये सारी जैसे वहीं से आपने सुना होगा 2002-3 से जो है इंटरनेट वगैरह चर्चा में आना शुरू हुआ भारत में, तो ये उसी उपग्रह की वजह से हुआ था, क्योंकि ये संचार उपग्रह हमने जो भेजा था उसी के हेल्प से हम ये काम, जैसे डीटीएच का अगर आपको याद होगा, इसमें तो बहुत सारे लोगों को जैसे मान लो याद होगा कि डीटीएच शुरू कब से हुआ है। डीटीएच का भी वही टाइम लगभग चल रहा है कि 2003-4 से ही, मेरे को 2006 से याद है, ठीक है, वही आसपास टाइम था जो डीटीएच। तो उसके लिए यही तीसरी पीढ़ी का जो ये उपग्रह है संचार, वो योगदान दे रहा था, ठीक है। तो इनसैट 3B जो है उसको लॉन्च किया गया 2000 में,
परिणाम इसका रहा सफल। इनसैट 3C जो है उसको 2002 में लॉन्च किया गया और ये भी सफल रहा। लगभग इसके सारे, लगभग क्या सारे प्रक्षेपण इसके क्या थे, सफल ही थे। फिर इनसैट 3A और 3E एक साथ भेजे गए 2003 में, ये भी सफल रहे। इनसैट 3D, ठीक है, इसको 2013 में भेजा गया, सफल रहा। और इनसैट 3DR 2016 में भेजा गया, ये सफल रहा। तो ये सारे जितने भी उपग्रह हैं इनको भेजा गया है, सारे उपग्रह सफल रहे। इसका मतलब अपने उद्देश्य की पूर्ति में ये सक्सेसफुल रहे और इसकी वजह से भारत में संचार प्रणाली या संचार व्यवस्था में काफी बड़ा विकास हुआ। ठीक है, अब चौथी पीढ़ी के इनसैट उपग्रह का विकास देखते हैं। चौथी पीढ़ी के जो इनसैट थे उनका जो मेन प्रक्षेपण है वो एरियन 5V 169 रॉकेट द्वारा हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, एरियन 5V 169 रॉकेट, ये भी वही रॉकेट है और ये जगह भी वही है आपकी फ्रेंच गुयाना, वहीं से इनको जो है लॉन्च किया गया और 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अगर हम चौथी पीढ़ी की बात करें तो इनसैट 4A इसको 2005 में किया गया, इनसैट 4C इसको 2006 में लॉन्च किया गया और यह सफल रहा। ठीक है, इनसैट 4CR इसको 2007 में लॉन्च किया गया और ये भी सफल रहा। इनसैट 4B, ठीक है, 2007 में लॉन्च किया गया, सफल रहा। देखिए इसमें आप नंबरिंग को कंफ्यूज मत करिएगा, वो नंबर उनका सेट रहता है कि कब किस काम का रॉकेट हम भेजना है, सैटेलाइट हमको भेजना है, उसी नंबरिंग से आता है। अब आप ये मत सोचिए कि पहले A गया फिर C गया B सबसे लेट में गया, ठीक है, वो वाला काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सबका सेट पहले से रहता है कि कौन किस काम के लिए यूज में आएगा। ठीक है, हम्म नहीं नहीं, 169 रॉकेट नहीं होता है, वो उनकी अपनी एक नंबरिंग प्रणाली होती है। वो मेरे हिसाब से ऐसे सोचो कि वो डेवलपमेंट के आधार पर, जैसे एरियन रॉकेट जो था वो कम डेवलप था और ये वाला रॉकेट ज्यादा डेवलप। अक्सर ये जो नाम है ना V169 वो एक्चुअली ईंधन के हिसाब से होता है। ठीक है, वो एक प्रकार से ईंधन के नाम से होता है। वी मतलब व्हीकल होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है अभी आपको दिखाते हैं, जैसे लिखा है ना 5V169 तो व्हीकल है और ऐसे समझ लो कि हो सकता है 5वीं पीढ़ी के हों। ठीक है, और 169 एक मात्रा होगी कि हाँ व्हीकल में जो ईंधन होता है उनका क्या, जब हम इसको पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन तब आपको बताएंगे, जैसे PSLV हुआ। ठीक है, उसमें बाद में नंबरिंग की जाती है कि हाँ भाई इसमें इतना मात्रा जो है लिक्विड ईंधन का है, इतना ठोस ईंधन है, इतना क्रायोजेनिक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, उसको जब हम कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्च व्हीकल पढ़ेंगे रॉकेट्स में तब उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए, इनसैट 4E4F को भूतलकालिक प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित करने की थी। इनसैट 4F को क्या किया गया, जीसैट 7 नाम से भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा, इनसैट 4F जो है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, जीसैट 7 नाम से वर्ष 2013 में, तथा इनसैट 4E जीसैट 6 नाम से हमने भेज दिया 2015 में। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो नाम ऐसा नहीं रहेगा, इनसैट 4F नहीं रहेगा, अब वो जीसैट हो गया। तो जीसैट का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि उनको कहाँ भेजना है, हमको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना है, तो उसका नाम भी वही पड़ जाएगा, जीसैट। अब एग्जांपल के रूप में चौथी पीढ़ी के जो इनसैट संचार उपग्रह हैं उनका उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट टू होम वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन और डिजिटल उपग्रह संचार युक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है। चौथी पीढ़ी के ज्यादातर संचार उपग्रहों को अब जीसैट नाम से, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट नाम से जाना जाता है। सॉरी, वो जियो स्टेशनरी नहीं, सिंक्रोनस बोला जाएगा उसे। ठीक है, अब जैसे देखिए जीसैट 30 जो है वो कब प्रक्षेपित किया गया, 17 जनवरी 2020 को, और परिणाम सफल रहा। और किस लॉन्च व्हीकल से इसको भेजा गया ये भी ध्यान रखिए, लॉन्च व्हीकल का नाम था एरियन 5BA 251। ठीक है, कौन सी कक्षा में भेजा गया, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, और उद्देश्य क्या था इसका, कम्युनिकेशन करना था, जाहिर सी बात है संचार ही। दूसरा जीसैट 31 भेजा गया 6 फरवरी 2019 को, सफल रहा। किससे भेजा गया था, एरियन 5BA 247। हालांकि इतने डिटेलिंग में कभी सवाल आएगा नहीं, लेकिन वो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं जिससे आपको हर चीज का पता हो। और ये भी कहां भेजा गया था, GTO में, इनहांस द KU बैंड कैपेसिटी। मतलब KU बैंड होता है, बैंड बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, C बैंड होता है, KU बैंड होता है। तो ये बैंड इनका मेन काम क्या है ये समझ,
जो बैंड होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बैंड इनको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड। जैसे मान लो धरती से भेजी गई फ्रीक्वेंसी या सिग्नल भेजा गया सैटेलाइट को, तो ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये उस सिग्नल को क्या करेंगे, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बढ़ा करके इसको चेंज करके वापस से धरती पर भेज देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये धरती का जो है मान लो एंटीना है, या ठीक है अर्थ स्टेशन है, एक दूसरा अर्थ स्टेशन ये है, जैसे मान लो, और ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट हुआ। अब जैसे यहां से हमने सिग्नल भेजा, ठीक है, क्या भेजा, सिग्नल भेजा। अब ये सिग्नल यहाँ पहुंचा, यहाँ पर होगा एक ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें एक चीज होती है, एम्प्लीफिकेशन की क्वालिटी होती है, एम्प्लीफिकेशन। अब आप जान लो कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, मतलब उसकी मजबूती को और बढ़ा देना। अब आप बोलेंगे मजबूती को बढ़ाने की क्या जरूरत है, अरे ये बताओ, जब धरती से उतना दूर तक ये सिग्नल जाएगा तो जाते जाते कमजोर नहीं होगा, तो मजबूरी है कि उसको क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। और ये सिग्नल भेजने को बोलते हैं सिग्नल का ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। इसको वहां भेजेंगे, फिर यहाँ का ट्रांसपोंडर क्या करेगा, इस सिग्नल को और मजबूत करेगा, ठीक है, और मजबूत करके चेंज कर देगा उस फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी पर इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ आई बात। तो जैसे मान लो टीवी वाला ऑफिस है, ठीक है, टीवी वाले ऑफिस से सिग्नल गया और यहाँ तुम्हारा डिश एंटीना है, यहाँ पे तुम बैठे हुए टीवी देखने के लिए, तो यहाँ से सिग्नल गया और ये सिग्नल यहाँ पहुंचा है, तब तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही है। समझ आई बात। तो यहाँ पर ये सिग्नल जो है इसको मजबूत करके आपके फ्रीक्वेंसी पर चेंज करके भेज देता है। दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोंडर, ठीक है। और अब मैंने बात करी केयू बैंड, ठीक है। देखो अगर केयू बैंड, दो इंपॉर्टेंट बैंड होते हैं, एक सी बैंड होता है और एक केयू बैंड होता है। तो दोनों का मतलब समझ लो, जो सी बैंड होता है ना, सी बैंड का कवरिंग एरिया जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे सी बैंड जो है ये बहुत धरती के ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है, सी बैंड जो है, सी बैंड की खासियत क्या होती है, ये ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो ये ज्यादा दूर तक काम आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन की क्वालिटी होती है या इसकी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। समझ आ रही बात। जब ट्रांसमिशन की कैपेसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रांसमिट लेकिन कवर ज्यादा करेगा, और जाहिर सी बात है ऐसे समझो कि कोई चीज कम एरिया को कवर कर रही ज्यादा मजबूती से करेगी, और ज्यादा एरिया कवर करेगी तो कम मजबूती से करेगी। तो सी बैंड बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी, और केयू बैंड जो है वो कम एरिया को कवर करता है लेकिन मजबूती क्या होगी, ज्यादा। मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की या सिग्नल को स्ट्रेंथ करने की, मजबूत करने की क्वालिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इसलिए हम सी बैंड का इस्तेमाल फोन, टेलीफोन वगैरह में करते हैं। आप बोलोगे टेलीफोन में क्यों करते हैं, क्योंकि टेलीफोन में बहुत ज्यादा ऐसी सिग्नल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, बहुत विशेष। हमको ये सब जरूरत पड़ेगी संचार में, जैसे टीवी वगैरह में, क्योंकि टीवी में तो दो दो काम हो रहा है ना, दिखाई भी पड़ रहा है सुनाई भी पड़ रहा है, तो वहां पर सिग्नल की मजबूती ज्यादा जरूरी है। और जहां पर हमें सिर्फ फोन से बात करनी है वहां पर उतनी कोई मजबूती जरूरी नहीं है, तो इसलिए केयू बैंड जो है ना, केयू बैंड का इस्तेमाल हम लोग टेलीविजन वगैरह में करते हैं। तो ऐसे सेटेलाइट में केयू बैंड भेजा जाएगा। तो अभी जो आपने सेटेलाइट पढ़ा होगा उसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, GSAT-31 इनहांस द केयू बैंड कैपेसिटी। मतलब इस सेटेलाइट को इसलिए भेजा गया था जिससे केयू बैंड की कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके, इसका मतलब और ज्यादा बेहतरीन संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। आप अभी फिलहाल के लिए बहुत चिंतित मत होइए अगर ये ज्यादा आपको ना समझ में आया हो। मैं ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसकी क्लास अलग से रहेगी, ठीक है, इसकी अलग से क्लास लेंगे। फिर GSAT-19 जो है वो भेजा गया 5 जून 2017 को, ये सफल रहा। और ये GSLV M के थर्ड D1 नामक रॉकेट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट से भेजा गया। तो GSLV इसको पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क
GS3D1 और कहाँ भेजा गया है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसका भी मेन उद्देश्य क्या है? संचार करना है, ठीक है। तो ये GSLV नाम के जो रॉकेट है ना, वो भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम आ गया, इसका मतलब भारत ने खुद ही इसको लॉन्च किया, ठीक है, GSLV। तो ये आपकी चौथी पीढ़ी के जो है सैटेलाइट्स है, कौन से? इनसैट सैटेलाइट, संचार, ठीक है। तो ये बहुत, अभी आपको ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा मारना है कोई, ये बस एक समझने के लिए मैंने बताया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको क्या होना चाहिए? अपने आप से समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, भाई देखो, जैसे मान लो उससे ऊपर कोई रॉकेट छोड़ो, जैसे मान लो कोई सैटेलाइट ऊपर है, पहले से ही काम कर रही है, उसका केयू बैंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मजबूत नहीं, कम है, तो अब हम एक और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसकी केयू कैपेसिटी और ज्यादा हो, तो उसके लिए इसको भेज दिया गया, इनहांस द केयू बैंड कैपेसिटी। समझ आ गई बात? तो केयू बैंड कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो सीधी बात क्या होगा? जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ेगी। कवरिंग एरिया तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसकी कवरिंग एरिया कम होती है, लेकिन संचार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये GSAT-9 जो है उसकी उसके बारे में बताया गया, सीधे इसरो से ही मैंने इसको वो कर लिया है। इसमें बताया गया खासियत की, जो प्रमोशन मतलब लॉन्च मास जो होता है, इसका भार कितना है? 2230 किलोग्राम, ठीक है। इस मिशन की कालावधि मतलब कितने टाइम तक ये मिशन काम करेगा? 12 साल तक। और इसकी पावर कितनी है? 3500 वाट। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ है, जो भी पेलोड है, उसको उसकी पावर कितनी है? 3500 वाट, ठीक है। कई बार क्या, अधिकतर सोलर पैनल भी लगा होता है उसमें, जिससे वो ऑटोमेटिकली उसके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये किस प्रकार का उपग्रह है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। और इसका निर्माता कौन है? इसरो है। अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है इसका? कम्युनिकेशन, मतलब किस लिए इसको ऊपर भेजा गया है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में। किस प्रकार की कक्षा में इसको भेजा गया है? GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको हम क्या बोलेंगे? भूतुल्यकालिक कक्षा। और इसका पेलोड क्या है? केयू बैंड एंड ट्रांसपोंडर्स। तो अभी मैंने बताया ना, केयू केयू ट्रांसपोंडर जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज किया गया था। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये PDF मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। देखो ये GSAT-9 के बारे में आ गया है। देखो एक एक चीज, शायद एक और एक वो स्लाइड अपलोड नहीं हो पाई, या हो सकता है डिलीट हो गई। तो अब आते हैं अगले पर, ठीक है। ये जो मैंने GSAT-9 का बताया ना, ये GSAT-9 की खासियत है। तो GSAT-9 जो है उसका यूज क्या है ये समझ लो। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये सैटेलाइट ऐसा है, ये केवल भारत को नहीं कवर करना है, ठीक है। ये भारत के साथ साथ सार्क जितने देश हैं, सार्क कंट्रीज, दक्षेश, ठीक है, उन सारे देशों को, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, इन सारे देशों को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर। भारत का सैटेलाइट है ना, ठीक है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले, ये बात कब की है? अभी की बात नहीं, पुरानी बात है ये, ठीक है, 2016 के करीब की बात है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था? पाकिस्तान और भारत में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, तो पाकिस्तान ने कुछ मदद करने से इनकार कर दिया था भारत का, तो भारत ने भी कदम उठा लिया, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये इतने एरियाओं, इतने पूरे क्षेत्र पर क्या करेगा? निगरानी रखेगा। निगरानी का मतलब है संचार व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा। तो दक्षिण एशिया सैटेलाइट इसको बोलते हैं। इसका नाम ही पड़ गया साउथ एशिया सैटेलाइट, GSAT-9। और किससे छोड़ा गया था? कौन से रॉकेट से? GSLV F09, ठीक है, GSLV F09, और इसका नाम ही है साउथ एशिया सैटेलाइट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको समझाना है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड पर लगा दिया, जिससे आपको ये समझ में आए। मैंने जब पहली क्लास ली थी उसकी ऑर्बिट्स की, तो उसमें मैंने एक लास्ट में ऑर्बिट बताया था, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बताया था मैंने ना, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, सॉरी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं GTO, ठीक है। बेसिक तौर पर समझो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब सोचो कि ये पृथ्वी है आपकी, और हमको सैटेलाइट भेजना कहाँ है? हमको सैटेलाइट भेजना है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बहुत दूर भेजना है।
तो कई बार क्या होता है, जब बहुत दूर हमको रॉकेट सैटेलाइट अपनी भेजनी होती है तो एक बार में वहां नहीं जा सकती है, ठीक है। या ऐसे समझो कि अपना ईंधन बचाने के लिए हम उसको 2-3 टुकड़ों में या 2-3 प्रोसेस में भेजते हैं। तो ये जो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, ये वो ऑर्बिट्स होते हैं, ये टेम्पररी ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब परमानेंट ऑर्बिट नहीं है। ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनकी जिनकी सहायता से हम इनके डिजायरेबल ऑर्बिट में भेजते हैं, मतलब जहां इनको जाना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको गोवा जाना है तो फिर क्या आप डायरेक्ट गोवा जाएंगे ट्रेन से? नो, पहले आप जाएंगे मुंबई, फिर मुंबई से गोवा। तो जो मुंबई वो हमारे लिए जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है, वो हमको गोवा पहुंचा रहा है। समझ आ रही बात? मतलब ये टेम्पररी ऑर्बिट है जो एक प्रकार से हेल्प कर रहा है हमको उस वाले कक्षा में पहुंचाने के लिए जहां पर सैटेलाइट जाने के लिए बना हुआ है। तो वो जो बीच का रास्ता निकल रहा है वही है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ये टेम्पररी ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे अब देखो, दो स्थिति होती है, एक होती है एपोजी की और एक होती है पेरिजी। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। एपोजी पेरिजी क्या अंतर है? जैसे जब एपोजी है तो एपोजी का मतलब क्या होगा? एपोजी का मतलब क्या होगा? और पेरिजी का मतलब क्या होगा? पास में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, खुद ही अपने हिसाब से बताइए आप लोग कि हम सैटेलाइट को अगर उसके दूसरे कक्षा में या उसके कक्षा से दूर करना चाहे तो कहां से कर सकते हैं? यहां से कर सकते हैं कि यहां से कर सकते हैं? मतलब दूरी से कर सकते हैं, पास से पृथ्वी के कर सकते हैं। पृथ्वी के पास से कैसे कर पाएंगे? बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, सॉरी, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ईंधन तो खर्च हो जाएगा फिर आपका। जैसे समझो, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे मान लो, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, और कोई सैटेलाइट यहां पर है। ये आपकी पृथ्वी है और कोई सैटेलाइट यहाँ है। अब बताओ कौन सैटेलाइट किस जगह पे, यहाँ दूर पर दूरी पर है कि यहाँ पर दूरी पर है? यहाँ पर है ना। तो जब ये सैटेलाइट ऐसे घूमेगा तो आप इसका रास्ता कहाँ बदल सकते हैं? वहां की यहाँ। जाहिर सी बात है आप यहाँ नहीं बदल पाएंगे, तो हमको इसका रास्ता यहाँ बदलना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझो। देखो ऐसे रास्ता बदलते हैं, जैसे मान लो ये सैटेलाइट है और ये पृथ्वी है और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमता है। बात समझ में आई? तो ये जो जितने रास्ते आपको दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ बदल गया है, यही इसके ट्रांसफर ऑर्बिट के वो है रास्ते, कि इसी से इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये वाला जब आपको यहाँ मैं फिगर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AMF1, AMF2, AMF2, AMF3। तो इसका मतलब होता है एपोजी मोटर फायरिंग। उस टाइम पर क्या होगा जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर रॉकेट में या उस सैटेलाइट में एक अलग से छोटा सा मोटर लगा होता है। बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा सा मोटर लगा होता है और उससे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसको उसके कक्षा से दूर भेज देते हैं, मतलब दूसरी कक्षा में ट्रांसफर। तो फिर AMF यहाँ होगा, फिर दूसरे में आएंगे तो फिर दूसरी कक्षा में ट्रांसफर, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर तीसरे में आएंगे तो यहाँ पर भी वो मोटर शुरू रहेगा ही, उसको प्रेशर देके फिर तीसरी में भेज करके जो इसकी असली कक्षा है, उसकी असली कक्षा कहाँ है, ये है उसकी असली कक्षा, यहाँ आपको दिख रही होगी। देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, यही इसकी असली कक्षा है। तो इसका मतलब है कि हम एपोजी मोटर फायरिंग से ऐसे ऐसे करके इसको मेन वाली कक्षा में भेज देते हैं, और वो जो ईंधन हम उस समय यूज कर रहे हैं या जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं थ्रस्टर्स। थ्रस्ट मतलब उनको पुश करने के लिए, धकेलने के लिए ऐसी चीजों का जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो इनिशियली यहाँ से इंजेक्ट हुआ है, फिर वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे करके ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, फिर अपने मेन ऑर्बिट में घूमने लगेगा। इसका मतलब है कि जियो स्टेशनरी
या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए हमको कई रास्ते बदलने पड़ते हैं, और जहां जहां हमको रास्ता बदलना पड़ेगा वहां थोड़ा थोड़ा धक्का तो देना पड़ेगा ना सैटेलाइट को। वही जो धक्का दे रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एपोजी मोटर फायरिंग। क्या बोलते हैं? एपोजी मोटर फायरिंग। मतलब उसी टाइम पर हम मोटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करके उसको धक्का दे देंगे, फिर धक्का करके वो दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, फिर अंततः वो अपने डिजायरेबल ऑर्बिट में पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना चाहिए। इतनी दूर पे एक साथ नहीं भेजा जा सकता ना, रास्ता जब दूर हो तो ऐसे चेंज चेंज करके उसको बदलना पड़ता है। और इससे थोड़ी बहुत मदद ये मिल जाती है क्योंकि वहां पर हमें बहुत प्रेशर की जरूरत नहीं है, वो जिस जगह पर घूम रहा है वहां पर हमें बहुत ज्यादा बल की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने क्या कर रहा है, ऑलरेडी आपने अपने कक्ष पर घूम रहा है तो उसको बहुत प्रेशर बहुत बल देने की जरूरत है ही नहीं। कोई चीज रुकी हो तब तो ज्यादा दम लगाएंगे, जब वो ऑलरेडी चल रही है। जैसे एग्जांपल के रूप में कोई गाड़ी अगर चल रही हो या कोई तेजी से चीज आ रही है, उसको हल्का से थोड़ा सा उसकी दिशा बदल दें तो वो उस वाली दिशा में जाने लगता है। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। बाहुबली 2 मूवी आपने देखी होगी, पता नहीं वो सीन आपको याद है कि नहीं है। नहीं नहीं, वो वाली नहीं। जब बैल दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारे बैल, तो बहुत सारे बैल दौड़ते हैं तो एक बैल बाहर आ जाता है, तो उसी टाइम पर वो बाहुबली क्या करता है, उसको अपनी लाइन में भेज देता है। तो उसमें बहुत प्रेशर नहीं देने की जरूरत है। अरे भाई क्रिकेट समझ लो तुम, क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में गेंद आई, उसके बाद बल्ले का किनारा लगा, वो चली गई। क्या उसमें बल्लेबाज ने कोई दम लगाया? क्योंकि बॉलर बॉलर ने जो गेंद फेंकी थी उसमें ऑलरेडी इतना पावर था कि किनारा लेके वो चली गई। और कई बार कट करते हैं जब क्रिकेटर्स, तो उसमें अपना कोई फोर्स नहीं लगाते, वो बल बॉल में ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है। तो इसीलिए सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में भेजने में बहुत ज्यादा अलग से खर्च नहीं करना है बल, बहुत कम न्यूटन बल। वो मैं स्पेशली जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। ऐसे समझ लो कि बहुत कम बल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब देख लो कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे जो संचार उपग्रह जीसैट-9 भेजा गया, उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्या है, एग्जांपल के रूप में ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होगा टीवी वगैरह में। डीटीएच मैंने बताया ही। ई गवर्नेंस मतलब अब जैसे आपदा प्रबंधन हुआ या पंचायतों में जो है किसी प्रकार का संचार करना हो, उनको अलग से व्यवस्था देनी हो, तो इसको करते हैं। जैसे वीआरसी वगैरह हुआ, वीआरसी नाम सुना है आपने, विलेज रिसोर्स सेंटर। उसमें ग्राम पंचायतों को अलग से ही सैटेलाइट बेस्ड जो है व्यवस्था दे दी जाए, जिससे उनकी संचार व्यवस्था और अच्छी हो, जिससे वो शहर और गांव के बीच में जो गैप है कम्युनिकेशन के लेवल पर, वो गैप क्या हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए। ठीक है। सेलुलर बैकहॉल, सेलुलर बैकहॉल मतलब आप समझते हैं मोबाइल नेटवर्क वगैरह की मजबूती। बैंकिंग, टेलीविजन, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस, टेली एजुकेशन जो अभी चल रहा है ये भी एक प्रकार का टेली एजुकेशन ही है। अभी आप तो मान लो क्लासरूम में बैठकर देख रहे हैं, कुछ लोग अगर यूट्यूब पर अपलोड होगा तो घर से देखेंगे, तो अभी टेली एजुकेशन ही हुआ। टेली मेडिसिन का मैंने बताया, जैसे मान लो डॉक्टर जो है वो गांव में नहीं आ सकता, तो वो शहर से ही आपका अपॉइंटमेंट ले रहा है, वहीं से वो सलाह वगैरह दे रहा है आपको, उसको बोलते हैं टेली मेडिसिन। और वीसैट के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। वीसैट जो है ये धरती धरती का मतलब ऐसी जगह पर ये स्थापित किए जाते हैं जहां पर सेलुलर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, जहां पर फाइबर्स वगैरह नहीं पहुंच पाते, तो वीसैट वहां पर स्थापित किए जाते हैं। इनको बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है। ये सैटेलाइट से डेटा रिसीव करते हैं और वहां पर भेजते भी हैं। ठीक है। तो इनको आप बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, ये यूनि डायरेक्शनल नहीं होते हैं, बाई डायरेक्शनल। एग्जाम्पल के रूप में अभी आप समझेंगे ये क्या होगा। जैसे मान लो एक यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेशन है और एक यहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल भेजा सेटेलाइट के पास, सेटेलाइट ने अगले तक भेज दिया, तो ये तो यूनि डायरेक्शनल हुआ ना, मतलब वापस यहाँ नहीं आ रहा है, वापस दूसरी जगह आ रहा है। लेकिन वीसैट में क्या होता है, ठीक है, इसलिए डेटा बहुत तेजी से नहीं वहां पर चलता है, लेटेंसी बहुत हाई होती है। अब लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे मान लो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, जैसे मान लो आपको फेसबुक ओपन करना है, तो एक बार फेसबुक पर आपने क्लिक किया तो ओपन होने में टाइम अगर लगा रहा है तो लेटेंसी हाई है, लेट हो रहा है, लेटेंसी क्या हो गई, हाई हो गई। और उसको ओपन करने में बहुत जल्दी हो जा रहा है तो लेटेंसी लो है। तो ये जो स्टारलिंक प्रोग्राम है स्पेसएक्स का, उसमें ऐसे इंटरनेट प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसकी लेटेंसी बहुत लो होगी। ठीक है। तो ये आपका मामला हुआ। GSAT 9 was launched by GSLV F09 on Friday, May
2070 फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत क्या है देख लीजिए, 2230 किलोग्राम का इसका भार है, 12 वर्षों का इसका समय है, 3500 वाट का है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? GSLV F09 GSAT-9। ठीक है, कौन सा? ये भी कम्युनिकेशन टाइप है। इसको बनाया किसने है? इसरो ने। किस लिए बनाया है? कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। कौन से ऑर्बिट में भेजा जाएगा? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और इसका पेलोड क्या है? KU बैंड ट्रांसपोंडर्स। KU बैंड ट्रांसपोंडर मतलब उनकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। GSAT-9 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक भू समकालिक संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका नाम ही है साउथ एशियन सैटेलाइट। ठीक है, इसका विचार भारत द्वारा 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में रखा गया था। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका इस उपग्रह द्वारा प्रदान की गई बहुआयामी सुविधाओं के उपयोग करता है, पाकिस्तान को छोड़कर। सवाल हालांकि अब नहीं आएगा, पुराना हो गया है, अदरवाइज सवाल आता तो आपको कंफ्यूज कर देता, उसमें पाकिस्तान भी डाल देते, तो उसमें पूछ देता कौन कौन से इस उपग्रह के उपयोग करता है। ठीक है, GSAT-9 दक्षिण एशिया उपग्रह को प्रक्षेपित करके भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वैज्ञानिक क्षमता की पुनः पुष्टि की है, लेकिन इसका संदेश संभवतः भू-स्थानिक से अधिक भू राजनीतिक है, मतलब जियोपॉलिटिकल नेचर का है। इससे क्या होगा? इससे दक्षिण एशिया पर भारत का क्या हो गया? एक प्रकार से आप देखें कि महत्व बढ़ गया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व हुआ। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो भी क्लास अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।